Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about gas chromatography columns and various types of stationary phases used in gas chromatography. So first of all हम लोग देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी का बेसिक इंस्ट्रूमेंट। इसके बेसिक इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास होता है जी कैरियर गैस और हमारे पास होता है इंजेक्टर जो कि कॉलम में हमारे पास जो मोबाइल फेज़ है उसे इंजेक्ट करने में हेल्प करता है। और हमारे पास ओवन होता है जिसमें हेल्ड होते हैं कॉलम और स्टेशनरी फेज़। और हमारे पास नेक्स्ट होता है जी डिटेक्टर जो कि सिग्नल को डिटेक्ट करके एंड पे कंप्यूटर पे या फिर रिकॉर्डर पे हमारे पास पीक देता है और इस पीक से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारे पास मिक्सचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइट्स जो है वो मौजूद हैं या फिर जो है वो हम लोग एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या फिर हम लोग उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा मेन टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कितनी टाइप्स के कॉलम्स हम लोग यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। कॉलम क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग दो टाइप्स के कॉलम्स यूज़ करते हैं, कैपिलरी कॉलम एंड पैक्ड कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉलम? कॉलम हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी में या फिर किसी भी टाइप में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉलम को जो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्टेशनरी फेज़ को हेल्ड करके रखता है, स्टेशनरी फेज़ को फिक्स रखता है और वहाँ पर हम लोग मोबाइल फेज़ को रन करवाते हैं स्टेशनरी फेज़ पर और वहाँ पर जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम्स की दो टाइप्स का हम लोग यूज़ करते हैं, कैपिलरी कॉलम और पैक्ड कॉलम का। कैपिलरी कॉलम में हम लोग ओपन ट्यूब कॉलम का यूज़ करते हैं और पैक्ड कॉलम में हम लोग ऐसे कॉलम का यूज़ करते हैं जो कि पैक्ड होता है विद सम एडसॉर्बेंट। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में देखेंगे प्रॉपर्टीज़ को या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैक्ड कॉलम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग पैक्ड कॉलम का यूज़ कर रहे हैं तो ये हम लोग पैक्ड कॉलम का यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेटिव वर्क। प्रिपरेटिव वर्क मीन्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। हम लोग जानते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग दो टाइप्स का एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस और अगर हम लोग उसके कंपोनेंट्स को उसके कंपोनेंट्स की क्वांटिटी को भी मेजर कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पर पैक्ड कॉलम का हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और इसकी एफिशिएंसी एज़ कंपेयर टू पैक्ड कॉलम कम होती है क्योंकि जो हमारे पास पैक्ड कॉलम होता है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एलुमिना का बना हुआ हो सकता है पैक्ड कॉलम, इसमें सिलिका हो सकता है या फिर जियोलाइट हो सकता है या ये पोरस पॉलीमर्स का बना हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास पैक्ड कॉलम है वो स्टेनलेस स्टील का होता है या फिर ग्लास का होता है जिसमें हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है या तो फिल्ड होती है या फिर अलोंग द वॉल्स कोटेड होती है। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ है वो फिल्ड है इस कॉलम के अंदर, लेकिन दूसरी डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है उसकी कोटिंग की गई है अलोंग द वॉल्स। ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास पैक्ड कॉलम की। तो जो हमारे पास पैक्ड कॉलम्स होते हैं इनका डायामीटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैपिलरी कॉलम्स, क्योंकि कैपिलरी कॉलम्स जो होती हैं वो नैरोवर होती हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है लेकिन वो नैरोवर होती हैं क्योंकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होती है। पैक्ड कॉलम का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसका जो डायामीटर है वो एज़ कम्पेयर टू कैपिलरी कॉलम ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिलरी कॉलम्स को। जो हमने पहले बात की कि जो हमारे पास कैपिलरी कॉलम्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम, उनका डायामीटर कम होता है एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम और ये यूज़ होते हैं किसके लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए।
यहाँ पर अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें, ये भी सेम स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास का हो सकता है। कॉपर और फ्यूज्ड सिलिका भी जो है वो इसके मटेरियल के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। और ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेस ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरी कॉलम, यहाँ पर 4 टाइप्स हैं हमारे पास कैपिलरी कॉलम की। वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम मीन्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास वॉल्स के साथ जो है वो स्टेशनरी फेज को कोट किया गया होगा, इसकी वजह से हम लोग इसे कहते हैं वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम। स्पॉट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पॉट मीडियम यूज़ करते हैं, वो एलुमिना का हो सकता है, वो सिलिका का हो सकता है, और वहाँ पर हम लोग स्टेशनरी फेज को क्या करते हैं, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम। यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम है उस पर पोरस लेयर हो सकती है स्टेशनरी फेज की, और वो पोरस लेयर में जो है वो डिफरेंट हमारे पास पोर्स होंगे, सुराख होंगे, जिससे हमारे पास जो मोबाइल फेज है वो उस पर रन करेगी, उसके डिफरेंट पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज जो है वो सेपरेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूज्ड सिलिका ओपन ट्यूबुलर कॉलम हो सकता है यूज़ यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें हमारे पास उसकी कंपोजिशन में जो है वो फ्यूज्ड सिलिका एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज के तौर पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम्स यूज़ होते हैं, पैक्ड कॉलम और जो कैपिलरी कॉलम होते हैं, इनकी डायमेंशंस क्या होती हैं। यहाँ पर डायमेंशन से मुराद है कि उनकी लेंथ कितनी है, उनका डायमीटर कितना है, और उनकी इनर वॉल थिकनेस जो है वो कितनी है। यहाँ पर अगर हम लोग पैक्ड कॉलम की बात करें तो इनकी जो लेंथ होती है वो 1.5 टू 10 मीटर होती है, और इनका जो डायमीटर होता है वो 3.8 मिलीमीटर जो है वो डायमीटर इनका होता है। और अगर हम लोग कैपिलरी कॉलम्स की बात करें तो इनकी जो लेंथ है वो 10 टू 100 मीटर हो सकती है, लेकिन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 30 टू 50 मीटर की जो लेंथ है हम लोग इसकी यूज़ करते हैं। और जो कैपिलरी कॉलम्स का डायमीटर होता है वो 0.3 मिलीमीटर हो सकता है, और ये आम तौर पर 0.1 से लेकर 0.5 की रेंज में जो है वो लाई करता है। तो ये हमने पहले भी बात की कि जो हमारे पास कैपिलरी कॉलम्स होते हैं इसका डायमीटर एज़ कम्पेयर टू पैक्ड कॉलम बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉलम की एफिशिएंसी पर। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी किसी भी टाइप की क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर हम लोग वहाँ पर स्टेशनरी फेज को हेल्ड करवाने के लिए, स्टेशनरी फेज को होल्ड करवाने के लिए हम लोग कॉलम का यूज़ करते हैं, तो उस कॉलम की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो हमारे पास एंड पे पीक्स आती हैं, जो हमारे पास सैम्पल होता है उसमें जो एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी डिटेक्शन के लिए एंड पे जो हमारे पास पीक्स आती हैं वो ब्राउडनेड नहीं होती, वो नैरोवर पीक्स होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास ओवरऑल जो क्रोमेटोग्राफी की एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कॉलम की एफिशिएंसी पर। तो कॉलम की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए हम लोग रेट थ्योरी का यूज़ करते हैं, और रेट थ्योरी में हम लोग खुसूसन यूज़ करते हैं वैन डेम्प्टर इक्वेशन का। वैन डेम्प्टर इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास H इक्वल है B/μ प्लस C म्यू के इक्वल। यहाँ पर जो हमारे पास H है वो हाइट इक्विवेलेंट और थियोरेटिकल प्लेट है, और A हमारे पास यहाँ पर एडी डिफ्यूजन है। और एडी डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, हमने रेट थ्योरी में पढ़ा था कि एडी डिफ्यूजन हमारे पास क्रिएट होती है जब हम लोग स्टेशनरी फेज़ की कॉलम में जो कोटिंग है वो हम लोग यूनिफॉर्म नहीं करवा पाते, और जब उसकी कोटिंग यूनिफॉर्म नहीं होती, जो हमारे पास सैंपल होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट पाथ्स लेना शुरू कर देते हैं, और डिफरेंट पाथ्स जब वो लेते हैं तो वहाँ पर जो उनकी पीक्स आती हैं वो ब्राउडनेड आती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट रेट पर एंड पर जाकर जो है वो इल्यूट होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग एफिशिएंसी कॉलम की अगर हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर एडी डिफ्यूजन कम से कम हो। तो यहाँ पर हम लोग इसे कम किस तरह से कर सकते हैं, अगर हम लोग कॉलम की जो पैकिंग है स्टेशनरी फेज से अगर हम लोग वो बेहतरीन तरीके से करें या फिर यूनिफॉर्म तरीके से करें, तो यहाँ पर एडी डिफ्यूजन यहाँ पर कम हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है बी, हमारे पास इस इक्वेशन में इक्वल है लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन के। लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन क्या होती है,
Longitudinal diffusion is the movement of particles or different components of sample from high concentration to lower concentration. इसकी वजह से भी जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पीक है एंड पे आती है जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम में वो ब्राउडनेड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं आती। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे पास म्यू है वो इक्वल है फ्लो रेट और मोबाइल फेज़ के। यहाँ पर जो हमारे पास मोबाइल फेज़ का फ्लो रेट है, अगर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास एफिशिएंसी है कॉलम की वो अच्छी आए, तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज़ का फ़्लो है वो मॉडरेट होना चाहिए, मीन्स ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा हमारे पास उसकी स्पीड जो है वो लो होनी चाहिए। और इसकी वजह ये है कि अगर हम लोग मोबाइल फ़ेज़ की जो हमारे पास स्पीड है अगर हम लोग उसे कम रखते हैं तो मोबाइल फ़ेज़ स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ जाकर उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सेपरेशन करना मुश्किल हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि मोबाइल फ़ेज़ की अगर हमारे पास क्या है जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इट्स मीन वो वहाँ पर उसके सेपरेशन किए बगैर ही डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन किए बगैर ही वो जल्दी इल्यूट हो जाएगा, बहुत जल्दी वो इल्यूट हो जाएगा कॉलम में से, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेपरेशन है वो अच्छी नहीं आएगी। एंड यहाँ पर इस इक्वेशन में सी हमारे पास इक्वल है मास ट्रांसफ़र रेट। मास ट्रांसफ़र रेट भी हमारे पास डिपेंड करता है फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज़ में। मास ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज़ में अपना टाइम जो है वो कितना गुजार रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मास ट्रांसफ़र है वो कितना होना चाहिए, वो ऑप्टिमम होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। और ये डिपेंड करता है मोबाइल फेज़ के फ्लो रेट पर। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग कॉलम की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम लोग जो हाइट इक्विवेलेंट ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट है उसे कम करें, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो है वो ज़्यादा होंगी और हमारे पास कॉलम की एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। और इसी तरह से अगर हम लोग हमें लॉन्गिट्यूडिनल डिफ्यूजन और एडी डिफ्यूजन को भी जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा और हम लोग फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेज़ को मॉडरेट रखेंगे। इसी तरह से हम लोग मास ट्रांसफ़र रेट को भी मॉडरेट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम की एफिशिएंसी है वो अच्छी आएगी और जो हमारे पास गैस क्रोमेटोग्राफी का रिज़ल्ट है वो सही आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉलम के टेम्परेचर पर, क्योंकि ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम लोग गैस को यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेज़ के तौर पर और लिक्विड या फिर सॉलिड को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज़ के तौर पर। यहाँ पर हमें वेपर्स बनाने होते हैं, तो वेपर्स को बनाने के लिए हमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर चाहिए। तो कॉलम के अंदर हम लोग ज़्यादातर हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आम तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास कॉलम का टेम्परेचर है उसे हम लोग सैंपल के टेम्परेचर के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करते हैं। और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास ओवन का टेम्परेचर है वो हम लोग 10 डिग्री हाई रखते हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ द सैंपल और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल। जनरली हमारे पास जो ओवन का टेम्परेचर होता है वो हमारे पास लाई करता है इन द रेंज ऑफ 5 to 400 डिग्री। बट यहाँ पर कभी कभी हमें इसे मॉडिफाई भी करना पड़ जाता है अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल। और जब हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं टेम्परेचर में अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैंपल, तो इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेशनरी फेज़ की कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग किस तरह से स्टेशनरी फेज़ का यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सैंपल हम लोग कौन कौन से स्टेशनरी फेजेस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्टेशनरी फेज़। हमने पहले बात की कि जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है उसमें दो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। एक है हमारे पास मोबाइल फेज़ और दूसरा है स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ जो कि मूवेबल होती है ऑन द स्टेशनरी फेज़, और जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है, वो मूवेबल नहीं होती। और इन दोनों के इंट्रैक्शन से हमारे पास जो मिक्सचर है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर अफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज़।
सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिकमेंडेड स्टेशनरी फेजेस फॉर डिफरेंट सैम्पल्स कि अगर हमारे पास सैम्पल जो है वो डिफरेंट है इन डिफरेंट केसेस, तो वहाँ पर हम लोग स्टेशनरी फेज का यूज़ किस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास जो सैंपल है, अगर हमारे पास जो वो गैस है, अगर हम लोग गैसेस को सेपरेट करना चाहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस को, तो यहाँ पर हम लोग स्टेशनरी फेज का यूज़ करेंगे सिलिका का, या फिर एलुमिना का, या फिर हम लोग जियोलाइट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर गैसेस हमारे पास आमतौर पर होती हैं हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट अगर हमारे पास जो सैंपल है वो नॉन पोलर लिक्विड है, तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी मिथाइल सिलोक्सेन। और अगर हमारे पास सैंपल जो है वो पेट्रोकेमिकल सैंपल्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग पॉलीसिलोक्सेन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कार्बोरेंस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग फिनाइल मिथाइल सिलोक्सेन का यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टेशनरी फेज़ के तौर पर। और अगर हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं और हम लोग पेस्टिसाइड्स को जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई भी फार्मास्यूटिकल सैंपल है, तो उसके सेपरेशन के लिए हम लोग जिस स्टेशनरी फेज का यूज़ करेंगे वो है फिनाइल पॉलीसिल फिनाइलिन सिलोक्सेन। और अगर हमारे पास सैंपल जो है वो कोई अमीन है, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम लोग फिनाइल मिथाइल सिलोक्सेन स्टेशनरी फेज का यूज़ करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि हमारे पास जो गैस क्रोमेटोग्राफी है इसका बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग किन किन कंपोनेंट्स का जो है वो यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स जो कि यूज़ होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, उसकी कंपोजिशन क्या है, और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम लोग कॉलम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और हमने देखा कि टेम्परेचर का कंट्रोल जो है वो कितना ज़रूरी है कॉलम के लिए और गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेजेस हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन द केस ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।